इस प्रकृति का बहुत गहराई से अध्ययन करते थे, इस प्रकृति के साथ में रहते थे, और इस मानव कल्याण के लिए जो आवश्यक ज्ञान है समय समय पर उन्होंने इस धरती पर मानव जाति को प्रदान किया हुआ है। ये जो भाषा हम लोग बोल रहे हैं, इस भाषा को इतना परिष्कृत किया हुआ है, ऐसे हर सेक्टर में, हर एक सेगमेंट्स में बहुत गहराई से उन्होंने विश्लेषण किया हुआ है, अध्ययन किया हुआ है, और उस क्षेत्र के ज्ञान को बहुत प्रगट किया हुआ है। मैं अभी आपके साथ जो भी वार्तालाप कर रहा हूं, आप हर एक शब्द को समझ पा रहे हैं, हर वाक्य को सही तरीके से अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे भाषा विज्ञान पर कई लोगों ने बहुत गहराई से अध्ययन करके उसे परिष्कृत किया है। भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं, संस्कृत जन्य भाषाएं, ये बहुत साइंटिफिक तरीके से इजाद की हुई है। किस तरह से भाई? आपने देखा होगा, केवल संस्कृत जन्य भाषा ही है जिसमें जिस तरह से लिखा जाता है उसी तरह से उसका उच्चारण भी है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में ए लिखते हैं उसका उच्चारण अ है, एम लिखते हैं उसका उच्चारण म है। फारसी भाषा में अलिफ मतलब अ होता है, बे मतलब ब होता है। हम अ को अ लिखते हैं, ब को ब लिखते हैं। इसलिए आप किसी भी अक्षर को एज इट इज जैसे का वैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भाषा कितनी परिष्कृत है पता है? हमारी जो वर्णमाला है इसमें 12 अलग अलग मात्राएं हैं। मात्रा क्या होती है? वोवेल कहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी अक्षर अपना नाद बदलता है। जैसे क में आ की मात्रा लगाएंगे तो का होगा, प में आ की मात्रा लगाएंगे तो पा होगा, ई की मात्रा लगाएंगे तो पी होगा। तो जो नाद बदलता है, जिसका स्वरूप बदलता है, उन्हें कहते हैं मात्रा। केवल संस्कृत जन्य भाषाओं में जितने भी तरह से नाद बदला जा सकता है उसकी अभिव्यक्ति सेपरेट रूप से दी गई है। अ आ ई इन्हें 12 कड़ी कहते हैं। 12 अलग अलग मात्राएं हैं जिसमें विसर्ग भी शामिल है। आहा। इंग्लिश में 5 ही वोवेल्स दिए हुए, ए ई आई ओ यू। ये 5 वोवेल के कॉम्बिनेशन से फिर आपको बनाना पड़ता है, लेकिन हर एक मात्रा के लिए अलग अभिव्यक्ति ये केवल भारतीय भाषाओं में ही है। अच्छा, हमारी वर्णमाला जो है ना, ये दुनिया की सबसे ज्यादा साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से परिष्कृत ऐसी वर्णमाला है। पहली वर्णमाला है क ख ग घ ङ। उच्चारण करिए मेरे बाद में, क ख ग घ ङ। कंठव्य कहते हैं इन्हें, इसका उच्चारण कंठ से हो रहा है, क ख ग घ ङ। ठीक है, ठीक है। फिर आता है च छ ज झ ञ। जीभ का पिछला हिस्सा आपके तालू से लग रहा है, मूर्धन्य कहते हैं इसे। फिर से उच्चारण करिए, च छ ज झ ञ। अच्छा, अब उच्चारण करिए, ट ठ ड ढ ण। आपकी जीभ जो है उल्टी होकर तालू से लग रही है, मूर्धना से लग रही है। ट ठ ड ढ ण। आर यू गेटिंग इट? अब बोलिए, त थ द ध न। दंतव्य कहते हैं। दंतव्य मतलब दांत के पिछले हिस्से से आपकी जीभ टकरा रही है। त थ द ध न। अच्छा, ओष्ठ, प फ ब भ म। अभी केवल होठ टकरा रहे, प फ ब भ म। आर यू गेटिंग इट? राइट। य र ल व श श स ह, ये वाइब्रेशन से पैदा होते हैं, कहीं ना कहीं कंपन हो रहा है। य र, जीभ ल ल व। अच्छा, इसमें ना प्रकृति का भेद भी छुपा हुआ है। ये जो वर्णमाला है ये इस तरह से डिजाइन की गई है कि कंठ से लेके होठों तक अलग अलग उच्चारण हो रहा है। तो पहले कंठव्य क ख ग घ ङ, फिर तालु का पिछला हिस्सा क च छ ज झ य, फिर ट ठ ड ढ न। जीभ उल्टी होकर तालु के सामने कैसे, फिर दांतों को लग रही त थ द ध न, फिर होठ प फ ब भ म, फिर वाइब्रेशन। इतनी वैज्ञानिक रूप से परिष्कृत भाषा दुनिया में कहीं और आपको नहीं मिलने वाली। अच्छा, इसमें प्रकृति का भेद क्या है पता है? जो हमारी पहली 2 वर्णमाला है, क ख ग घ ङ च छ ज झ य, जितने भी नभचर होते हैं, आसमान में उड़ने वाले जीव होते हैं, वो इस वर्णमाला में उच्चारण करते हैं। चिड़िया चिव चिव, च की वर्णमाला, क और च। कबूतर गुटरगु, क ख ग आया गुटरगु। जितने भी आसमान में उड़ने वाले जीव हैं इसी वर्णमाला में उच्चारण करेंगे। अच्छा,
जितने भी मैमल्स होते हैं, सस्तन प्राणी होते हैं जो गर्भ से पैदा होते हैं, वो प फ ब भ म की वर्णमाला में उच्चारण करेंगे। बकरी में प फ ब भ म आया उसमें, गाय बा प फ ब, कुत्ता भौ प फ भ, भ आया भ भौ, बिल्ली म्याऊ म्याऊ। टेक एनी एग्जाम्पल एंड इट विल फॉल इनटू दैट कैटेगरी। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो ट ठ ड ढ न की वर्णमाला में उच्चारण करते हैं। मेंढक टारटर। अच्छा, अच्छा, और एक इसमें मजेदार चीज है, अगर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिकेशन या फिर किसी नार्कोटिक्स के प्रभाव में अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इंटॉक्सिकेशन किया हुआ है, शराब किया हुआ है, अफीम खाया हुआ है, गांजा पिया हुआ है, तो आपकी वर्णमाला, लास्ट वाली जो वर्णमाला है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस लास्ट वर्णमाला का उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण करने से नकार देता है। य र ल व श स ह, इसका उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाएगा। किसी व्यक्ति ने शराब किया है, उसको राम बोलने के लिए कहिए, वो राम नहीं बोल पाएंगे, राम, र इलोंगेट हो जाएगा। शाश्वत कहने के लिए कहिए, दुनिया भर उसका समय निकल जाएगा, शाश्वत बोल ही नहीं पाएगा। तो इतनी वैज्ञानिक रूप से परिष्कृत भाषा आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। केवल यही नहीं, कोई भी एक सेक्टर ले लीजिए दुनिया का ज्ञान का, वहां पर हमारे पुराने लोगों ने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। ब्रह्मांड, ब्रह्म अंडा, आप गूगल पर सर्च करिए, हाँ, शेप ऑफ यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड का शेप क्या है, साइज क्या है, तो अभी उसका साइज जो है ये डिफाइन हुआ है, इट इज इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मतलब क्या, एक सर्कल को अगर आप ऊपर से प्रेस कर देंगे तो जो साइज बनता है दैट इज इलिप्स, अंडाकार। हमारे यहाँ पर कई हजारों सालों से ही इसका नाम ही, वर्णन ही ऐसा किया गया है, ब्रह्मांड। ब्रह्म मतलब बहुत बड़ा, अंडा, अंडा का शेप कैसा होता है, इलिप्टिकल। तो हमारे देश में इस भूमि ने बहुत गहराई से इस प्रकृति का अध्ययन किया है और हमारे लिए उपयोगी ऐसे सटीक ज्ञान को मानवता को उपलब्ध कराया है। अग्निहोत्र भी इसी ज्ञान की कड़ी है। अग्निहोत्र की सहायता से आप अपने शरीर, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं, मन की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं और एक पोषक ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो आप सोच भी सकते हैं, आप अपने जीवन में उसे शामिल कर सकते हैं, उसे आप प्रकट करा सकते हैं, घटित करा सकते हैं अग्निहोत्र की सहायता से। तो अग्निहोत्र क्या है, इसको हम लोग थोड़ा तरीके से जानते हैं। तो अग्निहोत्र एक प्राचीन विधा है, इसका एक विस्तृत साइंस है। हम लोग अग्निहोत्र का जो भाग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ये केवल हमारे इस्तेमाल के लिए, रोजाना के लिए हम इसे किस तरह से उपयोगी बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस भाग को हम कवर कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा भी ज्ञान है, मंत्रों की सहायता से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ये एक अलग पूरा विज्ञान है, हमने इसमें का एक पोर्शन अलग किया है जो हमारे डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें हमें सफलता और मन मुताबिक परिणाम पाने के लिए हमें ये सहायता करता है। तो जानते हैं भाई ये अग्निहोत्र क्या है। तो अग्निहोत्र के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। नंबर 1, सूर्योदय और सूर्यास्त का एक्यूरेट समय। सूर्योदय और सूर्यास्त का एकदम सही सटीक समय चाहिए होता है, जिसमें घंटे, मिनट और सेकंड की एक्यूरेसी चाहिए है। ठीक है, ये क्यों है हम लोग एक एक करके देखेंगे। फिर दूसरी आवश्यकता होती है एक विशेष पात्र जिसमें अग्निहोत्र की विधि को संपन्न किया जाता है, पात्र। तीसरा है कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जिनकी सहायता से हम इस अग्निहोत्र की विधि को संपन्न करते हैं। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मंत्र, जिसकी सहायता से हम ये अग्निहोत्र में विशेष चमत्कारिक ऐसा प्रभाव पाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं ये चीजें क्या है। तो सबसे पहले जरूरी होता है सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। अग्निहोत्र के वक्त में आप क्या करते हैं, आपके सामने एक विशेष रूप से पात्र में विशेष रूप से तैयार की हुई एक अग्नि को आप प्रकट करते हैं, जलाकर रखते हैं, और फिर एक खास समय पर जो कि सूर्योदय और सूर्यास्त का होता है,
आप अक्षता की चावल की आहुति देते हैं कुछ विशेष मंत्रों की सहायता से। ये ठोस ठोस बड़ी बड़ी व्याख्या होगी। अब इसमें के एक एक चीजों को हम लोग अलग अलग सेग्रीगेट करके देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अग्निहोत्र में समय का एक विशेष प्रावधान है। सूर्योदय और सूर्यास्त के एक्यूरेट समय पर ही यह अग्निहोत्र की विधि को संपन्न किया जाता है। ऐसा क्यों है भाई? और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से हमें ये इफेक्ट मिलता है? तो सूरज की किरणें जो है वो धरती तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का समय लगाती है। जो किरण आप तक पहुंच रही है सूरज के सरफेस से चलकर धरती के पृष्ठभाग पर पहुंचते हुए वो तकरीबन 8 मिनट का अंतर तय करती है। अभी तक नोन रिसोर्सेस में प्रकाश की गति सबसे तेज नापी गई है। सबसे ज्यादा गति प्रकाश की होती है। इवन दो ग्रहों के बीच की जो दूरी है वो हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। मतलब एक प्रकाश का किरण एक साल में कितना अंतर तय करेगा, उतना अंतर दो ग्रहों के बीच में होता है भाई। तो प्रकाश की सबसे तेज गति, तो सोचिए कितने करोड़ों किलोमीटर का अंतर वो फोटोन, वो सूरज की किरण इस अंतरिक्ष में तय करती है। हम हमारे आसपास में जो सूरज की किरणें हैं उसमें बहुत सारी ऊर्जा होती है, चमत्कारिक ऊर्जा होती है। वो जो फोटोन सूरज के सरफेस से चलकर धरती तक पहुंच रहा है, इस पूरे अंतरिक्ष में ट्रेवल करता हुआ आप तक पहुंचता है, तो अलग अलग जोन से गुजरता है। कुछ वैक्यूम जोन होता है, वहां पर कुछ नहीं है। कुछ दो ग्रहों के आकर्षण विकर्षण का ग्रह जोन होता है। प्लाज्मा जोन होते हैं, कई कई ऐसे जोन होते हैं जहां पर बहुत सारे अलग तरह की अंतरिक्षीय ऊर्जा है। तो ये सृष्टि का नियम है। आप जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण को अपने भीतर समाहित करते जाते हैं। आप धूल मिट्टी में रहिए, आप पर धूल मिट्टी चिपक जाएगी। आप पानी में जाइए, आप गीले हो जाएंगे। आप अच्छे लोगों के संगत में रहिए, अच्छे गुण आएंगे। बुरे लोगों के संगत में रहिए, बुरे गुण आएंगे। वैसे ही जब ये फोटोन इस अंतरिक्ष में करोड़ों किलोमीटर का अंतर तय करता है, अपने आसपास के वातावरण के गुणों को अपने भीतर में समाहित करता जाता है। राइट? और यही सारे गुणों के साथ में वो फोटोन, वो सूरज की किरणें आप धरती के आसपास आती है भाई, धरती पर उपलब्ध रहती है। तो हम लोग एक ऊर्जा के समंदर में डूबे हुए हैं। लेकिन ये ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा है। ये कॉस्मिक एनर्जी है। ये वाइटल एनर्जी नहीं है, जैविक ऊर्जा नहीं है। ये वह ऊर्जा नहीं है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। माने क्या? एक वैश्विक ऊर्जा होती है, एक जैविक ऊर्जा होती है। जैविक ऊर्जा हमारा शरीर इस्तेमाल कर सकता है। जैसे चावल है, 100 ग्राम चावल में तकरीबन 200 कैलोरीज ऊर्जा रहती है। लेकिन कच्चे चावल आप खाएंगे तो आपका शरीर उससे एनर्जी नहीं ले सकता है। लेकिन उसी चावल को अगर आपने पका लिया, भात बना दिया, तो आपके शरीर को उससे कैलोरीज मिल जाएगी। मतलब क्या? पहले उस चावल को उस अवस्था में लाना जरूरी है जिस अवस्था में शरीर उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है, उससे ऊर्जा ले सकता है। ये जैविक ऊर्जा कहलाती है। राइट? एक एक्सपेरिमेंट करिए भाई। एक गमला ले लीजिए, उस गमले में 10 किलो मिट्टी डालिए, एक कद्दू का बीज डालिए, पानी डालिए, तो एक बेल निकलेगी। 3.5 महीने के अंतर में उसमें फल आएंगे। मान लीजिए आपको उससे 15 कद्दू बड़े बड़े मिल गए, 10-10 किलो जिसका फुल ग्रोन साइज है। तो आपने 150 किलो कद्दू निकाल लिया, फिर उसका साइज खत्म हो गया। उस गमले की मिट्टी को वापस गिनिए, वो मिट्टी का वजन कम होगा या ज्यादा होगा? ना कम होगा ना ज्यादा होगा। उस गमले में जो 10 किलो आपने मिट्टी डाली थी वो 10 किलो ही मिट्टी रहने वाली है। तो ये 150 किलो बॉडी मास कहाँ से आया? एक 150 किलो अलग से वस्तु आपके पास में उपलब्ध हुई ना 3 महीने के अंतराल में। ये कहां से प्रकट हुई भाई? शून्य से? हाँ, ये सोलर एनर्जी है। सूरज में प्रचंड मात्रा में ऊर्जा होती है और वनस्पति में यह तरीका दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस कि ये सूरज से ग्रहण की हुई ऊर्जा को बॉडी मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे उसके भीतर में कई सारी चमत्कारिक शक्तियां होती है जिसे यदि हम जैविक ऊर्जा में रूपांतरित कर सके तो हमारे काम में आएगी। और इसी प्रक्रिया का नाम है अग्निहोत्र, जिसमें हम इस वैश्विक ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो सूरज के सरफेस से निकलकर जो वो फोटोन है धरती पर आकर टकराता है तो उसका आघात होता है कुछ ऐसा। इससे लाख गुना ताकत से
वो फोटोन जो है जमीन पर टकराता है, और यही वह पल है जब हम इस वैश्विक ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इसी खास समय पर सूरज की किरणें धरती के साथ में एक विशेष कोण बनाती है, एक विशेष एंगल बनाती है। इसीलिए सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय बहुत इंपॉर्टेंट है अग्निहोत्र में। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय पर यह विशेष एंगल बनता है। आप में से कई लोगों ने ये एक खेल खेला होगा, पानी के पास जब आप जाते हैं तालाब वगैरह के पास में, तो कई लोग पत्थरों को उछालते हैं, आपने देखा है? पत्थरों को ताकत से आप पानी के सरफेस पर फेंकते हैं तो पत्थर डूबता नहीं है, वो उस पानी के सरफेस पर 3 4 5 ऐसे टिप्पे खाते हुए आगे जाता है। कितने लोगों ने ऐसा खेल खेला है भाई? कभी कई लोगों ने किया है, राइट? इसमें दो चीजों की इंपॉर्टेंस है, एक तो विशेष एंगल और दूसरा स्पीड, एक्सेलरेशन, राइट? तो अगर गति नहीं है तो भी वो पत्थर आगे नहीं जाएगा, और विशेष एंगल नहीं है तो भी वो पत्थर जो है पानी के सरफेस पर टकरा कर आगे नहीं जाएगा, वो डूब जाएगा। ये चीज को नोटिस किया है आप लोगों ने? वही चीज इस अग्निहोत्र में काम में आती है। वो जो विशेष कोण है, वो जो स्पेशल एंगल है, वो केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बनता है। अच्छा, सूर्योदय तब नहीं होता है जब आपको क्षितिज पर सूरज नजर आता है। हमारे वातावरण की वजह से सूरज की किरणें अभी धरती पर पहुंची भी नहीं है, भोर का उजाला दिखता है, वो सूर्योदय नहीं है। न ही जब सरफेस पर आपको सूरज ऊपर उदय होते हुए दिख रहा है तभी सूर्योदय हो रहा है, एब्सोल्युटली नो। जिस जगह पर आप खड़े हैं उस जगह का सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अगर आपको निकालना है तो थोड़ा वैज्ञानिक आधार लेना पड़ेगा। आज के तारीख में ये बहुत आसान हो गया है, मार्केट में बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं, एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए। तो आप वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं, एप्स का सहारा ले सकते हैं। आप जिस जगह पर खड़े हैं वहां के लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड को प्राप्त करिए। धरती को 360 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी रेखाओं में विभाजित किया गया है। आप जिस जगह पर है उस जगह का लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड प्राप्त करिए और उसे आप वो ऐप में फीड करिए, तो एक्यूरेट समय आपको मिलेगा सूर्योदय और सूर्यास्त का। उसके बगैर ये प्रक्रिया नहीं हो सकती है, चमत्कारिक परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त का समय इतना इंपॉर्टेंट है, राइट? ये हो गया सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। दूसरा है विशेष पात्र जिसमें हम अग्निहोत्र की विधि को संपन्न करते हैं। ये जो विशेष पात्र है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, केवल ऐसे ही पात्र में आपको अग्निहोत्र की विधि को संपन्न करना है। इस पात्र को देखकर आपको कुछ विशेष शेप की कल्पना हो रही है, कुछ खास चीज याद आ रही है? यस, पिरामिड। पिरामिड के जैसा दिख रहा है। अगर हम इसके एपेक्स को एक्सटेंशन कर दे दोनों साइड से तो ये पिरामिडल शेप दिख रहा है आप लोगों को। अच्छा, पिरामिड की जो संरचना है उसमें एक खास चीज को आप नोटिस कर सकते हैं। इसका जो किंग्स चेंबर होता है, किंग्स चेंबर क्या होता है? इसके शेप की वजह से 1/3 फ्रॉम द बेस, 2/3 फ्रॉम द एपेक्स, यहाँ पर इसका फोसा, इसका केंद्र स्थित होता है, वहीं पर किंग्स चेंबर होता है। असली पिरामिड में जो मम्मी को सुरक्षित रखा जाता है, किंग्स चेंबर एग्जैक्टली इस जगह पर होता है। 1/3 फ्रॉम द बेस, 2/3 फ्रॉम द एपेक्स। 1/3 इसके बेस से और 2/3 ऊपर के अंतर से इसका केंद्र स्थित होता है, जहां पर ऊर्जा केंद्रित होती है, जहां पर मम्मी लाखों सालों से सुरक्षित रहती है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा केंद्रित होती है, राइट? अच्छा, ये जो पात्र है ये 6 इंच बाई 6 इंच आकार का है और इसमें 3 स्टेप ही होने चाहिए, राइट? इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। अगर हम ये शेप को देखते हैं, इस शेप की एक विशेष क्या कहते हैं गुण है। इसका जो स्पान एरिया है ये सबसे बड़ा मिलता है। स्पान एरिया क्या है? आप नल की धार खोलिए, उसके अंदर आप चम्मच को रखिए धार में, तो पानी जो है एक अलग स्पान एरिया, एक अलग फैलाव का क्षेत्र लेकर पानी गिरे, पानी को आप फैलता हुआ देख सकते हैं। उस चम्मच को रिवर्स करिए, पानी का एक अलग फैलाव मिलेगा, उसका स्पान एरिया अलग मिलेगा। हाँ? ऐसे अलग अलग शेप को अगर हम स्पान एरिया बनाते हैं, सोर्स बनाते हैं, तो सबसे बड़ा स्पान एरिया
ये पिरामिडल शेप का मिलता है। यकीन मानिए ये 6 इंच बाय 6 इंच आकार का जो पात्र है अग्निहोत्र का, ये आपके आसपास 200 स्क्वायर एकड़ के एरिया को कवर करता है। 200 स्क्वायर एकड़, राइट, केवल एक पात्र। तो ये पात्र भी जो है ये निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष होना चाहिए मतलब क्या, कई बार क्या होता है ये डाई प्रेस से बनाया जाता है तो इसमें रिंकल्स आ जाते हैं, या फिर कई लोग क्या करते हैं मार्केट में, ये सही तरीके से उठाना रखना आसान हो जाए इसके लिए इसमें ऐसे कड़े लगा देते, कब्जे लगा देते हैं। मतलब क्या किया, इसमें रिवेटिंग कर दिया। रिवेट कर दिया मतलब इसकी ज्योमेट्री जो है वो डिस्टॉर्टेड हो गई। अब इसकी अगर ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो गई तो इससे वो चमत्कारिक परिणाम नहीं मिलेगा। या फिर लोगों को उपलब्ध नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, किसी भी आकार का पात्र ले लेते हैं। ये इस गोल आकार का भी पात्र ले लेंगे, इसमें भी कर लेंगे, फिर वो जादुई परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर आपको अच्छे परिणाम चाहिए हैं तो इसी तरह का पिरामिडल आपको 6 इंच बाय 6 इंच आकार का पात्र लेना पड़ेगा। कॉपर का ही लेना। बेस्ट मटेरियल, नोबल मटेरियल सोने का माना जाता है। सोना या चांदी इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, उसको बाहर निकाल दीजिए। कॉपर का पात्र जो है ये सबसे अच्छा होता है और उसमें 3 ही स्टेप्स होनी चाहिए एक जैसे डिस्टेंस के ऊपर में। गॉट इट? ये है पहला पात्र, ठीक है। फिर दूसरा होता है अक्षत। अक्षत क्या है भाई? ऐसे चावल जिसके दोनों सिरे साबुत है। अगर आप देख पाए तो अक्षत जो है उसके दोनों सिरे जो होते हैं वो साबुत होते हैं। अक्षत जो है ये एब्रिवेटेड वर्ड है, अक्षर है। अक्षतिग्रस्त, अक्षतिग्रस्त मतलब क्या, जिसके दोनों सिरे साबुत है और जिसका पॉलिश नहीं निकाला गया है। दुनिया में पूरे भारत में भी अगर आप घूमेंगे तो चावल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में इसे तांदूल कहते हैं, आप अगर साउथ में जाएंगे कर्नाटका में इसे अन्ना कहते हैं, कई जगह पर इसे पोन्नी कहते हैं, पकाए हुए चावल को भात कहते हैं। लेकिन पूजा के लिए जो चावल इस्तेमाल होता है उसका एक ही नाम है जिसका नाम है अक्षत। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसा चावल जिसका पॉलिश नहीं उतारा गया है और जिसके दोनों सिरे साबुत है, ऐसे चावल का आपको इस्तेमाल करना है। क्यों भाई? इस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ है, आप जरा नेट पर चेक करिए। अमेरिका, इजराइल समेत कई देशों ने ऐसे कई दवाइयों का पेटेंट हासिल किया है जिसमें एक स्पेशल लाइन मेंशन की गई है। हाँ, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें लिखा हुआ है स्टार्च ऑफ अनपॉलिश्ड अनब्रोकन राइस। स्टार्च ऑफ अनपॉलिश्ड अनब्रोकन राइस। व्हाट इज अनपॉलिश्ड अनब्रोकन राइस? दिस इज अक्षत। हमारे आयुर्वेद में भी कई ऐसी दवाइयों का वर्णन है जिसमें अक्षत इस्तेमाल करना है, उसकी माड़ इस्तेमाल करना है। हम लोग अपने ज्ञान को पुरस्कृत नहीं करते हैं, लेकिन बाहर से जो आता है हम लोग उसे आसानी से मान लेते हैं। सो दिस इज नथिंग बट अक्षत। तो ये चावल को जलाने या पकाने के बाद में भी न्यूट्रिशनल वैल्यू भले ही कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन जो अक्षत है उसकी जो इनर चेन है वो इंटैक्ट रहती है जलाने या पकाने के भी बाद में, जिसके दोनों सिरे साबुत है और जिसका हस्क जो है, छिलका जो है वो नहीं उतारा गया है। तो आप मार्केट से अगर पॉलिश राइस लाते हैं, कई लोग अभी आजकल पूजा में कोई भी चावल इस्तेमाल कर लेते हैं, वो चावल नहीं चलता है। अगर आपको मैजिकल मिरेकुलस इफेक्ट चाहिए है तो बाजार से अनपॉलिश राइस लेकर आना, उस पर आप चुन लीजिए, दोनों सिरे में साबुत रहना चाहिए, ऐसे चावल को लीजिए। देवधान की जरूरत नहीं है, लाल कलर का राइस की जरूरत नहीं, कोई भी चावल चलेगा जिसके दोनों सिरे साबुत हैं और जिसका पॉलिश नहीं उतारा गया है। कई जगह पर धान मिलता है, वो धान लेकर आइए, पानी में भिगोइए, थोड़ा सा उसको कपड़े में, मोटे कपड़े में ऐसे मसल लीजिए, अंदर से आपका अक्षत मिल जाएगा। थोड़ी मेहनत की प्रक्रिया है लेकिन आप इसे कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ढेकी नाम का एक उपकरण आता है, उसमें अगर आप चावल को हल्का सा मॉइस्ट करके हल्का सा कूट लेंगे तो छिलका अपने आप उतर जाता है। ये कुछ प्रक्रियाएं थी जिसमें आप आसानी से क्या कहते हैं, अपने अक्षत को आप प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गई एक चीज। अच्छा, अभी दूसरी चीज है ये, इसे क्या कहते हैं भाई? कंडा, उपला।
गोबरी मराठीमध्ये गौरी म्हणतो नहीं, ये देसी गाय के गोबर से तैयार किया हुआ कंडा है। किसी भी कंडे में और देसी गाय के गोबर से तैयार किए हुए कंडे में बहुत फर्क होता है। देसी गाय के गोबर से जो हम कंडा तैयार करते हैं, इसे जब देसी घी के साथ में जलाया जाता है तो कुछ गैसेस रिलीज होती हैं। हम लोगों ने कुछ गैसेस को आइडेंटिफाई किया है। एक होती है फॉर्मल्डिहाइड गैस, एक है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस क्या है? आपने ऑक्सा एसिटिलीन वेल्डिंग का नाम सुना होगा। ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिलाकर वेल्डिंग किया जाता है। तो एसिटिलीन गैस जो है बहुत ज्यादा ऊर्जा को तैयार करती है। तो अपने आसपास का जो दूषित वातावरण है, जो अनबर्न्ड गैसेस है, हाँ, जो ऐसी गैसेस हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, उस नकारात्मक सारी चीजों को भी ये अपने साथ में जला देता है। उन सब लोगों को अपने साथ में प्यूरिफाई कर देता है एसिटिलीन। फॉर्मल्डिहाइड गैस जो है वो सबसे बढ़िया क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड माना जाता है। हॉस्पिटल के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो फॉर्मल्डिहाइड गैस में स्टरलाइज किए जाते हैं। उबालने के बाद में उन्हें फॉर्मल्डिहाइड के गैस चेंबर में रखा जाता है ताकि उसके अंदर में जितने भी बैक्टीरियाज है वो सब नष्ट हो जाए। जब देसी गाय के कंडे को देसी घी के साथ में बर्न किया जाता है तो ये फॉर्मल्डिहाइड गैस जो होती है वो आसपास के कीटाणुओं से हमारी रक्षा करती है। आप दीमक सारी दुनिया में लगा हुआ पाएंगे, गौशाला में कभी दीमक लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती है भाई? नाउ दिस इज द रीजन, फॉर्मल्डिहाइड गैस उससे रिलीज होती रहती है। तो देसी गाय के गोबर से बनाया हुआ उपला, आपको क्या करना है? देसी गाय ढूंढनी है। देसी गाय कहाँ पर मिलेगी? जिसका हम्प होता है, कुबड़ होता है, ऐसी गाय को लेना, उसका गोबर मांग के लाना, खरीद के लाना, जैसे भी दे दे, और उसके पतले पतले आपको उपले थापने हैं, कंडे थापने हैं, दैट्स इट। उसे सुखा लेना, राइट। नागपुर में कहाँ मिलेगा ये? आप ढूंढिए जहां पर गाय है, या फिर विश्व हिंदू परिषद का गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र है बड़कर चौक महल पे, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। या फिर ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसके पास में गाय है, उसके पास में जाइए, गोबर खरीद के लाइए, उसका कंडे थाप लीजिए, ठीक है। दिस इज द वे। अच्छा, ये भी वहीं से आपको मिलेगा, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र से। नहीं तो आप मुझे बाद में कांटेक्ट करिए, मैं आपको इसका कंप्लीट एड्रेस दे दूंगा, ये कहाँ से मिलता है। कई लोग अभी भी क्वेश्चंस डाल रहे हैं, वो मैं आंसर कर रहा हूँ। ओके, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देसी गाय के दूध से बना हुआ घी। ये क्या चीज है भाई? देसी गाय का जो घी है ये येलोइश कलर का होता है। अगर आप अभी स्क्रीन को देख पा रहे हैं, इसमें आपको अभी घी दिख रहा है। आर यू एबल टू सी दैट येलोइश घी, राइट? ये सुनहरे रंग का होता है देसी गाय का जो घी होता है। और इसकी पहचान क्या है भाई? इसकी पहचान ये है कि ये घी जो है ना, ये महंगा बिकता है मार्केट में। अगर आपका घी 350-400 रुपए किलो का होगा, तो देसी गाय का बना हुआ घी जो है ये 1500 रुपए से ऊपर का ही होगा। लास्ट समय तक मैं जो तैयार करता था घी, वो हम लोग 1700 रुपए किलो कर देते थे, लॉकडाउन के पहले से। हाँ, A2 काऊ, इसको A2 काऊ का ही घी कहा जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये 1 किलो घी बनाने के लिए तकरीबन 27 से 32 किलो दूध लगता है। अब 1 किलो गाय का दूध जो है उसका आप 1 लीटर पकड़ लीजिए, किलो तो यूपी का टर्म है। 1 लीटर गाय का दूध जो है वो कितने रुपए का मिलता है? तकरीबन 50 से 60 रुपए, 70 रुपए का मिलेगा आपको। आप उसमें 30 लीटर का आप उसमें नाप लगा लीजिए। सस्ता क्यों मिलता है भाई? 30 लीटर का नाप लगा लिया तो 2100 तो हो गया। कई लोग ना इसे अलग टेक्निक से तैयार करते हैं। तक्रजन्य तकनीक से जो बनाते हैं वो सबसे अच्छा होता है और सबसे महंगा होता है। तक्रजन्य मतलब पूरे दूध का दही बनाएंगे और उस दही को फिर मथते हैं, तब उससे चर्निंग से जो मक्खन निकलता है वह मक्खन को गर्म करके घी बनाया जाता है, वो सबसे बेस्ट होता है। और जो छाछ बचा हुआ है दैट इज तक्र। आयुर्वेदिक जितनी भी मेडिसिन आपको बताई गई है, प्रिस्क्राइब की हुई है, वो जो घी के साथ लेनी होती है वो ये गाय के घी के साथ में लेनी हुई होती है, ठीक है। तो देसी गाय का बना हुआ जो घी है वह ही इसमें इस्तेमाल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अक्षत में थोड़ा सा हल्का सा घी उसे लगाते हैं और
अग्निहोत्र का जो पात्र है उसमें ये उपले जो है छोटे छोटे टुकड़े डालकर सामने रखे रहते हैं, राइट। और क्या करते हैं, एक टुकड़े में थोड़ा सा घी लगाते हैं और उसे माचिस की सहायता से अलग से जलाना, माचिस को अलग रख देना, माचिस को अपने पात्र में नहीं डालना, और उसे बीच में रख देना। उसके आसपास में ये गोबर के कंडे के टुकड़े, उसके बीच में हवा खेलती रहे, इस तरह से अरेंज कर देना। तो थोड़े समय बाद वो प्रज्वलित हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत अपने हाथों में या फिर किसी और दूसरे पॉट में लेकर उसमें घी का लेपन होना चाहिए ऊपर से, बहुत थोड़ा सा, हल्का सा, उसे लेना है और ये बीच की दो उंगलियों में उसे पिंच करना है इस तरह से, और वेट करते रहना अपने सामने घड़ी लगाकर। मान लीजिए, ये अंदाज के लिए बता रहा हूँ, सुबह 7:10 और 15 पर आपका सूर्योदय का समय है, तो आप ये 2 मिनट पहले सब पूरी अग्नि प्रज्वलित करके तैयार होकर बैठ जाइए भाई। और फिर जैसे ही 7:10 हो गए, उस समय पर अक्षतों को अपने हाथ में लेना है और विशेष मंत्र की सहायता से, मंत्र कहते हुए इसमें आहुति देनी है। जो अंतिम इंपॉर्टेंट चीज है हमारे अग्निहोत्र की, वह है मंत्र। मंत्र क्या है भाई? ये वैश्विक ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में रूपांतरित करने का एक आध्यात्मिक मार्ग है। मंत्रों में बहुत ताकत होती है। मंत्र किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, आंखों में आंसू ला सकते हैं, क्योंकि ये शब्द है। मंत्रों में सूक्ष्म दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता होती है। तो सुबह का मंत्र और शाम का मंत्र अलग अलग है अग्निहोत्र की विधि में। सुबह का मंत्र क्या है? सुबह का मंत्र है सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। शाम का मंत्र है अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। मैं इसका अभी उच्चारण आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा, डोंट वरी। इसे आप सही तरीके से पहले लिख लीजिए। मॉर्निंग का मंत्र है सूर्याय स्वाहा। स्वाहा मतलब अर्पण है। तो हमने क्या किया, अग्नि सामने प्रज्वलित रखी हुई है, इस तरह से यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित है। आप अपने हाथों में वो अक्षत लेकर तैयार हैं, बीच की 2 उंगलियों से। ये उंगली का भी ना विशेष महत्व है। इसे अगर आप देखेंगे तो आपको ये मृग का ये आएगा। अगर आप मुद्रा के इसमें जाएंगे तो ये अपान मुद्रा होती है, मतलब जो हमें नहीं लेना है उसे कहते हैं अपान, तो हमें इसे अर्पण करना है। तो इस तरह से लेना है। मृग नक्षत्र कहलाता है, सबसे पोषक एनवायरमेंट होता है प्रकृति के लिए। और ऐसे रेडी रहना। और जैसे ही आपके घड़ी में 7:10 और 15 का ये समय हो जाएगा, आपको अपने मंत्र की शुरुआत करनी है। तो सुबह का मंत्र क्या है, मेरे साथ में आप प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए आपके सामने अग्नि प्रज्वलित है, आप इस तरह से लेकर बैठे, मैं जो कर रहा हूँ उसे एग्जैक्टली तरीके से देखते रहिए, ऐसा ही करना और ऐसे उच्चारण करना। हमने उसे पिंच किया है। सुबह का मंत्र मेरे बाद रिपीट करिए, बोलिए सूर्याय स्वाहा। जब आप स्वाहा कहेंगे तब आपकी उंगलियां खुलनी चाहिए, ठीक है? मेरे साथ फिर से बोलिए, सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, सूर्याय इदं नमः। अच्छा, इदं नमः करते वक्त वापस अक्षत नहीं डालनी है। बहुत सारे लोगों ने, अभी मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर, सूर्याय इदं नमः कहते वक्त फिर से अक्षता डाली। नहीं डालना है। केवल जब स्वाहा हम कहेंगे, केवल तभी आपको अक्षता डालनी है। व्हाट इट? ओके, फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सूर्याय स्वाहा मतलब ये सूर्य भगवान को समर्पित है, अर्पण है। सूर्याय इदं नमः, ये सूर्य भगवान का है, ये मेरा नहीं है। गॉट इट? ओके, फिर से रेडी रहिए, पिंच करिए, सूर्याय स्वाहा, रिपीट करिए, सूर्याय इदं नमः। अभी भी देखिए बहुत सारे लोगों का हाथ तैयार हो गया ना, प्रिंच करके, वो हाथ को वहीं पर रखिए। मेरे बाद में रिपीट करिए तो आपको प्रॉपर तरीके से सुनाई देगा, फिर आप रिपीट कर पाएंगे। मैं जब उच्चारण कर रहा हूं तब उच्चारण मत करिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि क्या एग्जैक्ट उच्चारण करना है। ओके, रिपीट आफ्टर मी,
सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। ये प्रजापति का है, ये मेरा नहीं। प्रजापति मतलब क्या, हम सब प्रजा है, आप, मैं, ये प्रकृति, हाँ, हमारे आसपास पेड़ पौधे, ये सब प्रजा है, उसकी प्रजा है जिसने ये सब कायनात बनाई है। उसका जो अधिपति है, इसका जो मालिक है, जो भगवान है, हम उसे अर्पण कर रहे हैं। ये सब कुछ उसका है, ये प्रकृति का नियम है। हम इसे जो कुछ भी देते हैं, इससे 1000 गुना ज्यादा मात्रा में प्रकृति आपको लौटा देती है। तो हमने, इसी ने जो हमें सब चीजें दिया हुआ है, हम इसे ही लौटा रहे हैं, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इस भगवान को, प्रकृति को समर्पित कर रहे हैं। क्या समर्पित कर रहे हैं? सबसे बढ़िया चीज जो हमें उपलब्ध है वो हम दे रहे हैं, वो अभी हमें सबसे बढ़िया चीज वापस दे देगा भाई। फिर क्या करना है, बस एक ही बार ये मंत्र को कहना है, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। और बस आराम से आंखें बंद करके बैठे रहना जब तक वो अग्नि शमन नहीं होती है, राइट। अच्छा, आंखें खुली रखना। बहुत सारे लोग भक्ति में आंखें बंद कर लेंगे अग्निहोत्र करते समय, फिर आपका हाथ जल जाएगा। सामने जो अग्नि प्रज्वलित है वो कहाँ प्रज्वलित है, आपको अक्षत कहाँ पर डालना, ये तो पता होना चाहिए ना, राइट। तो आंखें खुली रखकर ये प्रक्रिया को करना। जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तब आंखें बंद करके बैठ सकते। अच्छा, रात का मंत्र, उसे भी प्रैक्टिस कर लेते भाई। फिर से बैठिए एक बार, अक्षत रेडी रखिए। रात को सूरज भगवान नहीं रहते तो हम अग्नि को साक्षी मानते हैं। ये अग्नि जो है वह प्रजापति तक, इस अधिपति तक सारी चीजें पहुंचाएंगी। तो शाम का मंत्र है अग्नये स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नमः अग्नये इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः प्रजापतये इदं नमः। फिर इदं नमः में कई लोगों ने आहुति डाली दिया। प्रैक्टिस लगती है। तो क्या करना है, जितने बार स्वाहा है उतने ही बार आपको आहुति देनी है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप आहुति देंगे तो कुछ दाने उसमें गिर जाएंगे, कुछ दाने आपके हाथों में चिपके रहेंगे, ठीक है। ये प्रक्रिया बहुत डेलिकेट होती है। वो जो दाने चिपक गए हैं उसको झड़ाते नहीं बैठना। हम ये जो अग्नि होती है ये प्यूरेस्ट फॉर्म में रखते हैं। वो जल नहीं रही है तो उसमें फूकना नहीं, मिट्टी का तेल नहीं डाल देना, हाँ, और कुछ कपूर या दूसरा लोबान वगैरह नहीं डालना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यही गड़बड़ करते हैं और उनको परिणाम नहीं मिलते हैं। फिर बोलते हैं भैया अब हमको परिणाम नहीं, हम तो कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। मिस्टेक यहाँ पर होती है। माचिस से जलाएंगे और दुनिया भर की आदत पड़ी हुई है। सारी लेडीज लोग क्या करती है, जितना भी बची कुची चीजें होती है अखबार डाल देंगे भीतर में, माचिस जलाए उसको भी अंदर डाल देंगे, नहीं हो रहा है कपूर डाल देंगे। वो बाजार से फूल लेकर आए हैं, वो उसको पैकेट में कागज में बांधा है, उसकी वो धागा होता है, वो धागे को ही उठाकर उसका अंदर में भीतर में डाल देंगे। ये सबसे हमारी अग्नि जो है वो पवित्र नहीं रहती है। ये सब आदतों को भूल जाना। जब हम अग्निहोत्र कर रहे हैं प्यूरेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। अग्नि का प्रज्वलन जब करना है, एक छोटा पतला टुकड़ा लेना, उसमें थोड़ा सा घी डालना और उसे जलाकर भीतर रखना। कोई कपूर नहीं डालना, कोई लोबान नहीं डालना। आर यू गेटिंग इट? और तब ऐसी ही अग्नि प्रज्वलित करना। मान लीजिए वो बुझते जा रही है, थोड़ा आपको समय, आधे मिनट का और समय, उसमें थोड़ा सा और घी डाल दीजिए, 1-2 कंडे उसमें और घी डाल के बाजू से और रख दीजिए। ये एकदम कॉमन सेंस की चीज है। तो करते करते आपको प्रैक्टिस के साथ में ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, ये पात्र को आप कहाँ रख सकते हैं? कहीं पर भी रख सकते हैं। किसी विशेष दिशा में चेहरा करके बैठने की जरूरत है क्या? यस, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठना जरूरी है। सुबह भी शाम को भी। शाम को पश्चिम की तरफ चेहरा करना है क्या? बिल्कुल नहीं, पूर्व दिशा के ही तरफ आपको चेहरा करके बैठना है।
कौन लोग कर सकते हैं? जो भी व्यक्ति स्पष्ट उच्चारण कर सकता है वह अग्निहोत्र कर सकता है। लेडीज लोग कर सकती है क्या? एब्सोल्युटली यस, लेडीज लोग भी कर सकती है क्या? कर सकती हैं। घर के बाकी दूसरे सदस्य कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अपना पात्र अलग अलग लेकर वो लोग इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। घर में एक ही व्यक्ति ने किया तो चलेगा क्या? यस चलेगा, लेकिन चमत्कारिक परिणाम जो है उसी व्यक्ति को मिलेंगे। राइट? मंथली साइकिल में कर सकते हैं क्या? नहीं, मंथली साइकिल में लेडीज लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सूतक जब लगा होगा तब नहीं कर सकते, शौच जब लगा होगा तब नहीं कर सकते हैं। 45 दिन के 2 मंडल पूरे करिए और आप अपने मन में जो भी इच्छा रखते हैं वो इच्छा आपकी पूरी होगी ही। लेडीज लोग की कैसी होगी? डोंट वरी, जितने दिनों तक आपका मंथली साइकिल है या सूतक लगा है या शौच में है, उतने दिनों तक आपके ब्लड रिलेशन में या लाइफ पार्टनर, दो में से कोई एक व्यक्ति आपके बदले में वो अग्निहोत्र परफॉर्म कर सकता है, आपको उसका फल मिलेगा। राइट? अच्छा, इसकी जो राख बचती है ना, ये दुनिया की सबसे चमत्कारिक चीज है। इसे फेंकना नहीं, इसे आप एक मर्तबान में, शीशे के इसमें या मिट्टी के इसमें इसे आप जमा करके रखिए। इसे आप कपड़े से छान लेना, जो मोटे मोटे टुकड़े उसको आप अपने पेड़ पौधों में डाल दीजिए। जो राख बची है उसको आप संभाल कर रखिए, ये जादुई चीज है। मैं एक YLTP प्रोग्राम ले रहा था पश्चिम महाराष्ट्र में, तो सुबह हम लोग खुले में योगा लेते थे, पहले सुविधाएं नहीं थी इतनी। तो एक बच्चा आया, उसके यहाँ पर एक इतना बड़ा लाल पैच हो गया था, उसको वहां के किसी तो एक कीड़े ने काट लिया था, बहुत जलन हो रही थी। भैया बोले हाँ बहुत जलन दे रहा है। तो हम लोग वहां पर रोज सुबह अग्निहोत्र परफॉर्म करते थे, तो मैं साधना बीच में भी नहीं छोड़ सकता था, सामने 50 बच्चे थे। तो मैंने क्या किया, वो अग्निहोत्र का राख लिया, थोड़ा सा घी लिया और उसका वहां पर लेप कर दिया। मैंने कहा अभी का बैठो और फिर बाद में तुम हम डॉक्टर को दिखा देंगे। तो डॉक्टर के पास हम लोगों ने बाद में भेजा, गाँव में वो प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक होता है, PHC। तो वापस आया तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। बोले वो डॉक्टर बड़ा आश्चर्य कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो रीजन में एक खास वो कीड़ा होता था, वो बहुत जहरीला होता था। वो काटता था तो उतना एरिया जो है पल्पी हो जाता था, मतलब जैसे क्या कहते हैं, मकड़ी के काटने के बाद में उतना हिस्सा गल जाता है ना, वैसा हो जाता है। और वो कम से कम 7 दिन तक के वो पल्पीनेस रहता है और बहुत देर से उसका जहर उठता है। उसके ऊपर में कोई इलाज नहीं है ऐसा उन्होंने बताया, केवल पेन किलर दे सकते हैं और वो समय के साथ में ठीक होता है। तो वो पूछ रहा था आपने इस पे क्या दवाई लगाया, क्योंकि अभी ये जो दिख रहा है ये 5-7 दिन के दवाई के उपयोग के बाद में वहां पर रेड पैच दिखता है, स्किन वापस आती है। बोले ये अभी तुम कह रहे हो कि सुबह काटा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसमें क्या दवाई लगाई बताए? हमने बताया कोई दवाई नहीं, ये अक्षत, ये रक्षा थी जिसमें हमने गाय का घी मिलाकर लगाया। किसी भी तरह की कैसा भी आपको डिसीज है, ये रक्षा रामबाण इलाज काम करती है। किसी को कोई भी बीमारी है, ये रक्षा जो आपने सही समय पर अग्निहोत्र करके किया हुआ है, इसको आप पूरे विश्वास के साथ में दीजिए। सर दर्द है, बुखार है, सब कुछ ठीक होगा। हाँ, इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना, या घर के बाहर बोर्ड भी मत लगाना, शर्तिया इलाज और पुड़िया बांध कर बेचने मत लग जाना 100-100 रुपए में एक पुड़ी, फिर ये काम नहीं करेगा। हाँ, लोक कल्याण के लिए करोगे तभी ये ज्ञान काम करता है। नहीं तो मिलिंद भैया ने सीक्रेट फॉर्मूला दे दिया भाई, और हम अभी अभी दुकान लगा कर बैठते हैं, फिर वो काम नहीं करेगा तो मेरे पास में नहीं आना। कहने का तात्पर्य ये कि जब हम सदिच्छा से कोई काम करते हैं वो काम फल देता है। राइट? पेरू, लैटिन अमेरिका, वहां की पूरी इकोनॉमी जो है ना वो केले पर चलती थी। तो एक ऐसी बीमारी आई, संक्रामक थी, उसने क्या किया, पूरे उनके इलाके के केले के पौधे को ना खत्म कर दिया। वो केला बढ़ता ही नहीं था, कैसे भी वैरायटी लाइए, कितना भी पेस्टिसाइड डालिए, वो काम ही नहीं करता था। तो अपने भारत के एक वहां पर व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो पेरू गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करी थी, उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक मॉडल फार्म दे दिया, बोले पहले आप इसे ठीक करिए। 20 एकड़ का फार्म था, तो उन्होंने कई जगह पर रेजोनेंस पॉइंट एस्टैब्लिश किए। रेजोनेंस क्या होता है? इसका एम्पलीफिकेशन बढ़ाने के लिए पीरियोडिक अंतर पर ये अग्निहोत्र के पात्र को अलग अलग जगह पर रखा जाता है, मतलब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर फिर से वैसे ही अग्निहोत्र को आप ये करेंगे, परफॉर्म करेंगे। उन्होंने 1 महीने तक के ये अग्निहोत्र किया। यू वोंट बिलीव, केवल वहीं का ही, उसी फार्म का नहीं, उसके आसपास के
20 एकड़ के इलाके में जितने भी केले थे 1 महीने के भीतर में वो खाने लायक हो गए। वहां का जो केले का जो रिपोर्ट था वो एकदम जादुई था, परिणामकारक, सबसे बेस्ट उनके फार्म का रिजल्ट मिला। तो पेरू की गवर्नमेंट के ऐसे ज्ञान चक्षु खुल गए, बोले ये क्या किया आपने। और यू वोंट बिलीव, आज भी अग्निहोत्र वहां का एक गवर्नमेंट अंडरटेकन प्रोजेक्ट है। पेरू कोई ऐसा दकियानूसी पिछले विचार वाला थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाला देश नहीं है, वो लैटिन अमेरिका का हिस्सा है। आज भी वहां पर सब आधुनिक तंत्र ज्ञान से ही खेती होती है। और फिर ये सारे लोगों को उन्होंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत उन्होंने ये सिखाया। आज भी जो व्यक्ति वहां पर केले की खेती करता है वहां पर अग्निहोत्र होता है। हमारे नागपुर में इसका मॉडल फार्म था। आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर है, अभी VDS के ट्रस्टी भी है प्रशांत जी, उनके 2 एकड़ खेत में हम लोगों ने टमाटर उगाया था। तो उसमें केचुआ खाद डालते थे और रोज अग्निहोत्र होता था। यू वोंट बिलीव, 2 एकड़ खेत से रोज हमको 1 टन ये मिलता था, टमाटर मिलता था। 500 किलो एक एकड़ से, 500 किलो दूसरे एकड़ से। और वो टमाटर भी बहुत बढ़िया, उसका शाइन जो है वो 6 दिन तक के जाता नहीं था, इतना बेस्ट, रिंकल्स नहीं आते थे। अपने आश्रम में क्या कहते हैं, केले और नारियल का बहुत बड़ा बगीचा था। तो एक बार क्या हुआ, वहां के केले और नारियल के ऊपर में खास फफूंद आ गया। तो वहां के कृषि विद्यापीठ के ये आए हुए थे, चांसलर आए हुए थे, डीन थे कोई। तो उन्होंने ऐसे विजिट किया, बोले इसके सारे पत्तों की छटाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका केला और नारियल दोनों मर जाएगा, इसका ये नहीं होगा, बचेंगे नहीं। बोले इनको स्लैशिंग कर दो। अब वो वहां पर तकरीबन 7 दिनों तक थे। 7 दिन के बाद में गए तो देखा तो सारे इसमें से गायब हो गया। ये वो समय था जब हम लोगों ने वहां पर अग्निहोत्र शुरू किया था। 7 दिन के भीतर में वो जो फफूंद लगी थी वो 0 हो गई, 0। तो उन्होंने पूछा आपने इस पर कौन सा पेस्टिसाइड मारा? इस पर कोई पेस्टिसाइड चलता नहीं है, एक बार पत्ते के भीतर में पेनिट्रेट कर गया तो खत्म ही हो जाएगा। तो उनको बताया कि हम लोगों ने अग्निहोत्र यहाँ पर अब से शुरू किया, ये उसी का इफेक्ट है। तो वो विश्वास करने को तैयार नहीं थे। तो ये ऐसा चमत्कारिक परिणाम देता है। ऑल द थिंग्स दैट यू कैन थिंक अबाउट, यू कैन लिटरली मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। वो सारी चीजें जो आप अपने मन में सोच सकते हैं, आप साकार कर सकते हैं, अगर आप सही तरीके से अग्निहोत्र को कर रहे हैं तो, राइट। तो ये सारी चीजें थी जो अग्निहोत्र के बारे में आप लोगों को जानकारी देना मैंने आवश्यक समझा। मुझे लगता है आप सभी लोगों को इसका लाभ हुआ होगा। अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो अभी हम अगले 5 मिनट तक प्रश्नों को लेते हैं, उसके बाद में हम हमारे सेशन का समापन करेंगे। मैं अभी अनम्यूट करने का फैसिलिटी ऑन कर रहा हूँ, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। और आपके अगर कोई प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं। आप लोग यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क। Do you have any question? No question. चलो अच्छा लीना जी आपका प्रश्न है। यस, अनम्यूट एंड आस्क प्लीज। अच्छा आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। ओके, नाउ यू कैन अनम्यूट। ये जो मंत्रा है कितने टाइम करना है? एक ही बार करना है, एक ही बार, ओनली एक ही बार, एक ही बार अक्षत्र डालना, 2 बार अक्षर डालना है स्वाहा के वक्त में। मंत्र एक बार कहेंगे जिसमें स्वाहा 2 बार आ रहा है, तो ये 2 बार आपको अक्षर डालना है। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः, दैट्स इट। उसके बाद में बैठे रहना। जय गुरुदेव। या जय गुरुदेव। बोलिए ममता जी। मैं ये कह रही कि जैसे हम अक्षत लेते हैं तो अक्षत की कोई क्वांटिटी है, 2 3 या? नहीं, कोई चिंता नहीं। आपने अगर ज्यादा अक्षत भी ले लिया तो भी कोई चिंता नहीं। इसमें 1 बूंद घी डालिए, इसको अच्छे से कर लीजिए, और जो अक्षत बचे हैं उसको आप वापस अपने इसमें रख सकते हैं। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज, अच्छा वो आपने पूछ लिया, ये जो आपके हाथ में बचे हुए अक्षत है इसको तो आप उस पॉट में रख सकते हैं जिसमें आपने अक्षत रखा हुआ है। ऐसा होगा जब आप अग्निहोत्र को परफॉर्म करेंगे, कुछ दाने अंदर गिरेंगे, कुछ आसपास नीचे गिरे हुए हैं, तो उसको उठाकर अंदर मत डाल देना। आर यू गेटिंग इट? हाँ, ओके। किसी का कोई और प्रश्न है? यस आर्यन। ये सेशन स्टार्ट करें उससे पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग 1 मिनट, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है।
आपने अगर हेडफोन या माइक को इंस्ट्रूमेंट लगाया है कुछ तो उसको निकाल कर आप पूछिए। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। भैया नागपुर में कहाँ पे मिलेगी सामग्री? नागपुर में सामग्री कहाँ पर मिलेगी? विश्व हिंदू परिषद का गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, वहां पर आप कांटेक्ट पता करिए, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र। अच्छा ठीक है भैया, ओके, थैंक यू। सत्य जी। जी ये मिलिंद जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी मिलिंद जी, ये सुबह शाम दोनों समय करना है जी। और आपने बताया कि कोशिश करके अगर 45 दिनों कोई करता है और शुद्ध संकल्प के साथ में तो वो फलित होता है। 45 दिन के 2 संकल्प। यस, 45 दिन के 2 सत्र, मतलब मॉर्निंग इवनिंग। हाँ, 45 दिन के 2 राउंड आपको कंप्लीट करना है। अच्छा 90 डेज। हाँ। 90 डेज जी, 90 डेज एंड 2 टाइम्स अ डे, राइट, मॉर्निंग एंड इवनिंग। राइट, ठीक है। ओके, किसी का कोई और प्रश्न है? भैया एक सवाल था। हाँ आर्यन बोलो। ये एग्जैक्टली जब धूप टच होती है तब करना है ना? नहीं, जो टाइम है धूप टच होती नहीं, जो आपका ऐप समय निकाल कर देगा उस समय पर करना है। आपके ऐप में अगर सुबह 6:05 और 7 सेकंड बताया वही समय लेना है। धूप से कोई लेना देना नहीं, आपके कमरे में धूप आए नहीं आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूरज की किरणें अपने आप आपके घर के भीतर में रहेंगी, उसकी सारी एनर्जी रहेगी, चिंता नहीं करना उस कमरे में धूप आ रही या नहीं आ रही। पूरब की तरफ चेहरा करके बैठिए। जी भैया, थैंक यू। ओके, मिलिंद जी एक बार मंत्र रिपीट कर दीजिए। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। शाम का मंत्र है अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। अर्थ हिंदी में अर्थ अभी अर्थ बाद में बताएंगे, मैंने रिपीट कर दिया है। Jai Gurudev Milind, यस can you hear me? यस अनु जी बोलिए। Milind, this one, like app, any particular app can you suggest for downloading from Android? Actually, I'm not using any app. I'm having this Panchang and I know how to calculate local timing. So I create my own timetable. So if you wish, you can use some of the apps. Just search online. First 2-3 apps if you download. If it is giving similar results, then you can use any of the apps. Right? Okay. जय गुरुदेव भैया। Yeah, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। कौन है भाई? ये कोरोना काल में भी ये कुछ विशेष फायदा दे रहा है भैया? बहुत सारे लोगों को तो हो रहा है। मन तो कम से कम खुश रहता है, चैतन्य का एटमॉस्फेयर रहता है और शरीर के स्तर पर भी इम्यूनिटी बढ़ती है। जिस भी व्यक्ति को कुछ दिक्कत है ना, उन्हें एग्जैक्ट सामने बैठना चाहिए। कोरोना वाले व्यक्ति को नहीं बैठाना, लेकिन जनरली जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, हमने देखा है कि वो व्यक्ति को सबसे बेस्ट परिणाम मिलता है। जो करता है उसे तो मिलता ही है, सामने जो व्यक्ति बैठता है उसे भी बेस्ट परिणाम मिलता है। और जो लोग रोज अग्निहोत्र करते हैं उनके चेहरे पर गालों में अच्छी चमक आती है। वो लोग नित्य अग्निहोत्री भी कहलाते हैं। पंचांग में जो टाइम देते हैं वो सही होता है क्या, या मॉर्निंग पंचांग पेपर का में? टाइम जो होता है ये एक मानक के अनुसार होता है। जैसे नागपुर में जो पंचांग मिलता है राजनदेकर का, उसमें अकोला का टाइम लिया हुआ है। इसमें विभवांतर आपको जोड़ना पड़ता है, वो हमने टेक्निकली सीखा हुआ है तो हमें पता है। आप लोग इसे फॉलो नहीं करिए, आप लोग ऐप को इस्तेमाल करिए तो आप अपने घर का एग्जैक्ट सुबह और शाम का समय निकाल सकते हैं। पंचांग को बिल्कुल फॉलो नहीं करिए आप लोग जिन्होंने इसे सीखा नहीं है। इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। भैया हाँ जी, यस बोलिए सुमन जी। भैया, जैसे एक व्यक्ति अग्निहोत्र कर रहा है तो बाकी सदस्य आसपास बैठ सकते हैं? हाँ बैठ सकते हैं। जी। भैया ये पॉट को जमीन में रखते हैं? हाँ, आप पॉट को जमीन पर भी रख सकते हैं, या फिर इसका बेस्ट अगर आपको रिजल्ट चाहिए है तो एक पॉट को नीचे रखते दूसरे पॉट को ऊपर रखते हैं। ये यूनिवर्सल ऊर्जा को ग्रहण करने का सिंबल है। यानी 2 पॉट ले लें हम, बेटर होगा है। और ये जो है, ये शेप जो है, ये ऊर्जा को रिलीज करने का है। अगर आप एक बोरी चावल को उल्टा कर देंगे तो वो इस शेप में नीचे जाती है। ये रिलीज करने का, एनर्जी रिलीज करने का
ये शेप है। तो आप एक पिरामिड के पॉट को नीचे रख सकते हैं, एक ऊपर रख सकते हैं। अगर आप 2 ले सकते हैं तो इट इज गुड, नहीं ले सकते तो एक पॉट से भी स्टैंड आता है इसका? स्टैंड में भी रख सकते हैं, नहीं रखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, और सुबह शाम दोनों टाइम करना जरूरी है? मैंने पहले इसका जवाब दे दिया है, दोनों करना जरूरी है अगर आपको जादुई परिणाम चाहिए तो। मेरे से कोई कंफर्मेशन मत लीजिए कि एक समय कर लिया तो चल जाएगा, क्या भैया कहेंगे तो नहीं होगा, ये यूनिवर्स जो है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। यस नितेश। भैया ये नागपुर के बाहर से मिलना, जैसा मैं अमरावती में रहता हूँ। मिलेगा, अमरावती में भी मिलेगा। तो 2-3 आप शॉप में जाइए, सिर्फ मैंने जैसा बताया है उस तरीके का आप पात्र उपलब्ध कराइए। अमरावती में भी मिलेगा, अकोला भी मिलेगा। हमारे नागपुर के पास भंडारा में एक कॉपर की फैक्ट्री है, वहां पर बनता है। और विदर्भ में तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है, चीज अवेलेबल एवरीवेयर। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, और कुछ? सर आहार विहार का कुछ इसमें है नियम? आप अगर सात्विक आहार के साथ में रहते हैं वो अच्छा है, अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा, थैंक यू सर। जय गुरुदेव। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा लगा अग्निहोत्र का सेशन? होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड। आप लोगों को इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो अपने ग्रुप में आप बने रहिए, उसमें अलग अलग प्रोग्राम होंगे, आप उस प्रोग्राम की जानकारी मैं देता रहूँगा। वो ग्रुप में और भी अगर हम आगे अग्निहोत्र के सेशन रखते हैं तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। आज 2-3 चीज़ें एक साथ आ गई, इसलिए मुझे ये सेशन को थोड़ा कंप्रेस करना पड़ा, आगे भी बढ़ गया। सो होप यू ऑल। भैया ग्रुप में कर सकते हैं इसको, ग्रुप में सब मिलके करें तो इसका पावर और एनहांस होगा, ऐसा होता है क्या? हाँ, सामूहिक रूप से बैठकर अगर सारे लोग एक साथ अपने अपने पात्र में कर रहे हैं तो इसका रेजोनेंस का इफेक्ट मिलता है, दैट इज देयर। ओके, नहीं तो आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रुप में सब लोग अलग अलग बैठे और एक ही पात्र में सब लोग कर रहे हैं, नॉट अलाउड। एक पात्र जिस व्यक्ति का है वही पात्र। नहीं, जैसे अगर एक शिविर की तरह करें, बिकॉज अभी कोविड है, सब लोग परेशान हैं, हम लोग ही सब मिलके ग्रुप में अगर सब टाइम तो सबका तो फर्क पड़ेगा ना उससे? हाँ, बिल्कुल लोगों के लिए परेशानी कम होगी। हमने इससे बारिश कराई है भाई, बारिश कराई है, यू वोंट बिलीव। अपने क्या कहते हैं, भगवत गीता में इसका एक श्लोक भी है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नाद भवन्ति भूतानि, ये सारे भूत लोग, दुनिया भर के जितने भी जीव जंतु है वो अन्न से पैदा हुए हैं, उस पर निर्भर है। पर्जन्याद अन्न संभव, पर्जन्य बारिश से अन्न संभव है। यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, और पर्जन्य किस चीज से होता है? यज्ञ से होता है। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ करना हर एक व्यक्ति का एक कर्म है आवश्यक, तो यज्ञ करते रहना चाहिए। तो सब लोग मिलके करेंगे, इसका इफेक्ट मिलेगा। राइट, सो आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन। आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। जय गुरुदेव। तो हम लोग ऑफिशियली इस सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। एक बार मंत्र रिसाइट कर दीजिए और एक मिनट में ऑफिशियली कंक्लूड कर दूं, ताकि बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। इसके बाद में जो लोग यहाँ पर रुकना चाहते हैं वो लोग टेक्निकली रुक जाइए, मुझसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसी के साथ ही हम हमारा सेशन कंक्लूड करते हैं। जो लोग विदा होना चाहते हैं मंत्र